हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप ये देखें कि भारत के जो वजीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो पहुंचे हुए हैं ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सामने आ रही हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर विजिट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। आपको पता है कि 41 ईयर्स के बाद, तकरीबन 41 साल के बाद, जो भारत के वजीर आजम हैं वो गए हैं ऑस्ट्रिया। और जैसे ही उन्होंने ऑस्ट्रिया को चुना, बिकॉज ऑस्ट्रिया में वियना की वर्थ है। वियना जो है, इट हैज़ बीन वेरी फॉर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के, इंटरनेशनल जो क्योंकि सेंट्रल यूरोप में है। और जिसे वो कहते हैं ना, ये जो ऑस्ट्रिया है, ये जो जर्मनी का, जो जो हिटलर का जर्मनी था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, ये उसका हिस्सा था। ठीक है जी। और ऑस्ट्रिया को ऑक्युपाई कर लिया गया था और इसको फिर रूल किया गया। और मज़े की बात यह है कि ऑस्ट्रिया एक आज़ाद रियासत बनना चाहता था। और इसमें वेस्टर्न पावर्स और रशिया के दरमियान एग्रीमेंट भी हुए। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल, इसकी अपनी एक ज़ाहिर बात है, एक हिस्ट्री तो मौजूद है। इंडिया जो है वो कहा जाता है कि अ, इस इंडिया ने ऑस्ट्रिया की आज़ादी के लिए बड़ा किरदार अदा किया। और 1992 में, 1952 में इंडिया ने एक किरदार अदा किया कि जो ऑस्ट्रिया है इसका यूनाइटेड नेशंस में इसको लेके आया जाए। और उस वक्त जो नेहरू साहब थे, उन्होंने अपनी मदद ऑफर की। जिसे वो कहते हैं ना कि अगर ऑस्ट्रिया ग्रेट पावर्स या मेजर पावर से बात करना चाहता है तो ये हो। और कहा जाता है कि 1953 में, उस दौर में, ऑस्ट्रिया जो है उसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो, उनका नाम था ग्रुबर साहब। वो मिले नेहरू साहब से स्विट्जरलैंड के अंदर। और उन्होंने कहा कि नेहरू साहब को कहा कि हमारी मदद करें वेस्ट और रशिया के दरमियान जो डेडलॉक है, और इसको ख़त्म किया जाए और हम एक मिलिटरीली न्यूट्रल मुल्क बनना चाहते हैं। और नेहरू ने, इंडिया ने रोल प्ले किया उस वक़्त। और इसी तरह कहा जाता है कि नेहरू साहब ये प्रपोज़ल लेके रशिया के पास चले गए। और रशिया जो है, उसके तो ऑलरेडी शुरू से इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उस वक़्त इतने अच्छे ताल्लुकात तो नहीं थे। लेकिन इंडिया क्योंकि वाज़ अ लीडिंग वॉइस ऑफ नॉन अलाइनमेंट, तो नेहरू साहब जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की ऑस्ट्रेलिया का केस लड़ने की। और और नेहरू ने जाके और रशिया को ये भी कहा कि ऑस्ट्रिया जो है वो किसी किस्म की वेस्टर्न मिलिट्री बेसिस जो है वो नहीं लेके आएगा और नहीं ऐसी होंगे। और फिर जिसे वो कहते हैं ना कि नेहरू साहब का जो प्रपोज़ल है उसको उसी वक़्त अहमियत तो ना दी गई, लेकिन 2-3 साल बाद इनको इंडिपेंडेंस दे दी गई। और ऑस्ट्रिया जो है वो इंडिया की न्यूट्रलिटी को पसंद भी करता है। और उसने उस वक़्त न्यूट्रल मिलिट्री पॉलिसी भी अडॉप्ट की और ऑस्ट्रिया जो है आज़ाद हो गया। ये चीज़ें जो हैं बड़ी बात होती हैं किसी मुल्क के लिए। आज भी जो ऑस्ट्रियन लीडरशिप है वो बड़ा शुक्रिया अदा करती है नरेंद्र मोदी का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तरफ तो ऑस्ट्रिया के अंदर जो जो चांसलर साहब हैं इस वक़्त, उन्होंने जो बातें हुई वहाँ पे, नरेंद्र मोदी ने बड़ी खुल-खिला के
हो गया, तो ये को क्रेडिट मिलता है एज ए कंट्री विच हैज बीन नॉन अलाइंड। सो अगर डेमोक्रेटिक मुल्कों में जाएंगे तो डेमोक्रेसी का भी क्रेडिट मिलता है, नॉन अलाइंड का भी क्रेडिट मिलता है। अगर नॉन डेमोक्रेटिक मुल्कों में इंडिया जाता है तो उसको नॉन अलाइनमेंट का जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि भाईजान ये जो मुल्क है ये तो बड़ा जबरदस्त है, जिसे कहेंगे ना। सो दिस इज व्हाट आई फाइंड, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और आप देखें, बार बार ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं वो यही कह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ी उसने कहा है कि जो ग्लोबल साउथ जो है उसमें इंडिया की पोजीशन, यूनिक पोजीशन को डिस्कस किया गया और कहा गया कि इंडिया इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंशियल है एंड क्रेडिट वर्दी कंट्री। पुखा नहीं, पैसे वाला है यार। देखिए ये है एक ऑब्जर्वेशन कि भाई जब वो देखते हैं कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने पड़े हैं, वो देखते हैं जनाब इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो देखते हैं कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किन क्रेडिट रेटिंग्स में इंडिया को लाके खड़ा करते हैं। जब वो ये सारी चीजें देखते हैं तो सारी बातें उनके सामने, ये पॉइंट तो आता ही है ना कि यार ये क्या जो वो पोजीशन तो बनती है ना वेस्टर्न मुल्कों के अंदर, ये जो है दैट्स व्हाट इज देयर। और ये हमें पता चलता है कि एक ऑब्जर्वेशन है इंडिया के बारे में, और सारी बात है ये एक मुस्बत ऑब्जर्वेशन है, इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने यार आप देखें कि उनका जो फॉरेन ऑफिस है ना इंडिया का, वो बड़े स्मार्ट अंदाज से चीजें प्ले करता है कि उन्होंने ये नहीं समझा कि फ्रांस जाना, उन्होंने कहा फ्रांस तो अगे नाल है। उन्होंने ये नहीं कहा जर्मनी, उन्होंने कहा जर्मनी तो पहले ही गए हुए हैं। उन्होंने कहा किस मुल्क जाना चाहिए जो इंपॉर्टेंट हो डिप्लोमेसी के वाले से, छोटा मुल्क है। उन्होंने कहा जी चलो ऑस्ट्रिया चलते हैं। और रशिया का जो विजिट है उसको न्यूट्रल करने के लिए वेस्टर्न नजरों में ऑस्ट्रिया का दौरा भी कर लिया गया। और ऑस्ट्रिया को क्योंकि बड़ी देर से निगलेक्ट किया गया, जैसे मैंने बताया कि 41 ईयर्स के बाद इंडियन वजीर आजम, और वहीं पे जाके नरेंद्र मोदी ने अमन की बात शुरू कर दी कि जी रशिया यूक्रेन का सोल्यूशन होना चाहिए। इसी चीज़ को वो कहते रहे कि जी ये सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है जी। और ये जो आप समझ लें कि आप जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि आप जो लोग स्टूडेंट रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, उनको उन्होंने पढ़ा होगा कांग्रेस ऑफ वियना, पीस जो यूरोप में 19th सेंचुरी में, ठीक है जी। वियना को बड़ी अहमियत रही है इस हवाले से। और ये जो कांग्रेस ऑफ वियना है इसको बड़ी अहमियत रही है टू गिव अ पीस एंड स्टेबिलिटी यूरोप के अंदर लेके आने में। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने वियना को पिक किया कि हंगरी को क्या पिक करना है। अगले दिन तो अभी शी जिनपिंग वहाँ पे होके गए, अभी बल्कि अभी जो हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त चाइना पहुंचे हुए थे, ठीक है। और वो इस वक्त अमेरिका पे और यूरोपियन ममालिक पे बड़ा तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग, जंग ख़त्म ही नहीं हो रही और अमेरिका जो है वो सिर्फ जंग का सहारा ले रहा है और यूरोपियंस की कोई पॉलिसी नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा यार ये हंगरी में जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, सो किसी ऐसे मुल्क जाया जाए जिसकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट हो। सो ये दिस इज़ वन थिंग। और दूसरा ये है कि मोदी साहब जो है जिसे वो कहते हैं ना, उनको ये भी है कि ये ईयू का मेंबर है, नेटो का भी मेंबर है। सो जो अपना ऑस्ट्रिया है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर। सो नरेंद्र मोदी साहब इसको बैलेंस भी करना चाहते थे, इस ट्रिप को अहमियत दे दी रशिया को, अहमियत दे दी रशिया को, सीधी सीधी अहमियत दी कि देखो मैं जब से आया हूं मैंने पहला बायलैटरल दौरा आपके मुल्क का किया, ये है आपकी अहमियत। सिग्नलिंग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, जैसे कि शेख हसीना वाजिद को पहले स्टेट गेस्ट पे इनवाइट करके बता दिया कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, मतलब ये है कि हमने तुम्हें उठा के रखना है। शेख हसीना वाजिद को कहा हमने तुम्हें उठा के रखना है, तुम हमारे लिए बड़ी हो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर, ठीक है। हालांकि जो ग्लोबल इंडिया के ग्लोबल एम्बिशंस हैं उसमें खिताब हो गया, बट ठीक है यार इनकी क्या है, छोड़ो इनको, पाकिस्तान को बुलाना नहीं है, बाकियों को क्या, लेकिन चलो सारी बात है इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेख हसीना वाजिद भी इस वक्त चाइना बैठी हुई हैं,
ठीक है? तो वो एक चीज़ें तो फिर वो भी सिग्नलिंग कर रही हैं, ठीक है? तो शेख हसीना वाजद को बुला लिया, जयशंकर साहब खुद गेम ऑन करने के लिए श्रीलंका खुद पहुँच गए, खित्ते में सिग्नलिंग कर ली, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी हो गई। रशिया के पास आ गए कि भाईजान हम तो देखें आपके पास जो है वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा आपसे ताल्लुक ही बड़ा है, और G7 में जाके इटली में मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी पहले कर रहे हुए थे। सो वो तो अहमियत भी दे दी, लेकिन बायलैटरल अहमियत रशिया को दे दी, मल्टीलैटरल वहां पे दे दी, एससीओ को इग्नोर कर दिया, और ऑस्ट्रिया आके रशिया का जो विजिट है उसको बैलेंस कर दिया। दिस इज एन अप्रोच इन द माइंडसेट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मेरे दिमाग के मुताबिक। जारी बात है उनके सामने बड़ी पिक्चर है, उनके पास सामने बड़ा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग बोर्ड है, वो जब चीजें ड्रॉ करते हैं तो उसमें बड़े ड्राइंग बोर्ड में वो देखते होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनके जो साउथ ब्लॉक में लोग बैठे हुए हैं या बाकी जो लोग बैठे हुए हैं, सो ये चीज़ें हैं कि उन्होंने प्रॉपर अपने जिसे कहते हैं ना चीज़ों को मेंटेन किया है कि हमने करना क्या है। हमारे वज़ीर आज़म की तरह नहीं उठे तो भज पे सऊदी अरब, सर जी तेल दे आ जाए थोड़ा जा, तेल मुक गया, अब पैसे दे। अभी मैं देख रहा था कि हमारे वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा कह रहा है कि ओ हमने जो है ना वो ये फ़ैसला किया है, हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब जो है ना वो किसी भी उसको नहीं मुसलमान मुल्क से पैसे नहीं लेने। वो पैसे देते ही नहीं है वो, नया तमाशा कटा खुल गया वो तो। उसके ऊपर भी ख़ैर मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन आप देखें बार-बार जो यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर है जगह-जगह पे जाके वो मोदी साहब के साथ जो है ना वो तस्वीरें लेता है। मेरा ख़्याल है उस बेचारे का भी मेरी तरह ना आईफ़ोन पुराना ही है, तो वो नई वो जिसे कहते हैं ना सही नया आईफ़ोन नहीं ले सका वो। उसके लिए वैसे अपील करनी चाहिए लोगों को इसको नया आईफ़ोन ले लें। उसने या शायद उसने रखा ही होगा कि मैंने अब क्या करना है नया आईफ़ोन, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि मोदी साहब की वो जिधर भी जाता है आईफ़ोन उसके पास जो था वो था, और वो लेता है आईफ़ोन उसने लिया हुआ था, तस्वीर खींच रहा है। लेकिन वो नहीं थी, नया आईफ़ोन नहीं था मुझे नज़र आ रहा है, या पता नहीं उसको वो उसके घर वालों का पुराना उठा के ले आया है। खैर एनी हाउ दिस इज़ जस्ट किडिंग। बहरहाल ये देखें एक तरफ ये है, दूसरी तरफ देखें कि मोदी साहब वहाँ पे जो अगर गए हैं वहाँ पे तो तमाम सीईओ से बात की है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है, ये मोदी साहब का पहला ट्रिप था। ये बड़ी माह को अहम मैंने ऑब्ज़र्वेशन है मेरी। मोदी साहब का ये पहला ट्रिप था ऑस्ट्रिया का और बाकी का। डॉक्टर जयशंकर ने अपने आप को बिल्कुल साइडलाइन पे रखा है। कोई मीटिंग नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब को प्ले किया गया है। यहाँ डॉक्टर जयशंकर ने किया, यहाँ ये नरेंद्र मोदी का भी मॉडल है। सिर्फ मैं, ओनली नरेंद्र मोदी बस, और कोई बंदा नेड़े नहीं आएगा। ठीक है जी। सो ये चीज़ भी है कि वरना वो साइड लाइन्स पे मुलाकातें कर रहे होते हैं, मल्टीलैटरल में साइड लाइन्स पे होती हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब को दिखाया गया है। डॉक्टर जयशंकर की एक तस्वीर जारी हुई है, वो भी जब मोदी साहब की और पुतिन साहब की एक मीटिंग हो रही थी, और इधर भी एक वो जब आते हुए हुई है। बाकी कोई तस्वीर उन्होंने जारी नहीं की, ना उन्होंने पूछा ना किछा। लेकिन मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ थोड़ा, वो ये है कि कोई कॉमर्स का मिनिस्टर, कोई ट्रेड का मिनिस्टर, ये कोई नहीं लेके जाते। फॉरेन मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। समझ नहीं आई इस गेम दी, ये की गेम है और ये कैसी गेम है, ये मैं इसको समझने से भी थोड़ा सा कासर हूँ। आई विश कि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाऊं और मैं समझ पाऊँ कि इस गेम को, ठीक है, कि ये क्या गेम है, ये कैसे है और ये क्या हुआ है। और जिसे कहेंगे ना कि ये स्टोरी है क्या बेसिकली। सो लेट्स सी इस पे क्या है और क्या नहीं है और क्या सिचुएशन सामने आती है हमारे, और जिसे वो कहेंगे ना कि एक आइंदा आने वाले दिनों में हमें पता चल सकता है। अभी थोड़े पता चल सकता है कि क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि एक तरफ अगर हम ये देखें कि मोदी साहब जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर को साथ नहीं लेके जा रहे। मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर का दरअसल पोर्टफोलियो बहुत छोटा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर ही डिफेंस डिफेंस ये वो आ जाता है। जिस तरह जैक सुलिवन प्रेसिडेंट बाइडेन को रन करता है ना ओवरऑल दुनिया के स्केल में, इसी तरह एनएसए दोवल प्राइम मिनिस्टर मोदी को रन करता है।
पुराना बाबू है डॉक्टर जरा क्या नाम है उसका, या दोवल साहब जो है पुराना बाबू है डॉक्टर, उसके राजनाथ सिंह के पास तो सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, एंड उनका पॉलिटिकल गेम है। सो वो चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, इस ऑब्जर्वेशन को अंडर एस्टिमेट ना करें, ये जो मैंने आपको दी है कि डॉक्टर जयशंकर तो खैर साइडलाइन थे, वो उन्होंने अपनी कोई ऐसी वो उनकी मीटिंग्स नहीं हुई, सिर्फ वो उनके साथ ही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी थे तो उन्हीं को हाईलाइट किया जा रहा था, और कोई उन्होंने अपना वो कुछ जारी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन एनएस दोवल जो है, इट मीन्स कि ही इज द सेंट्रल फिगर इन द एंटायर गेम, पूरी गेम के अंदर सेंट्रल फिगर है एनएस दोवल, और यहाँ जयशंकर है यहाँ दोवल है। सो दोवल साहब जो हैं उन्होंने जो पिछले 5 साल में जो पॉलिसीज दी हैं मोदी साहब को, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द एंटायर गेम के अंदर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन। अगर आपको याद हो कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हल्फ उठा के दोबारा आए वजीर आजम के ऑफिस में, तो आगे दोवल साहब खड़े हुए थे और उन्होंने उनको रिसीव किया। ये इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट जेस्चर नहीं है। और वो उनके साथ ही वॉकड इन विद ऑल द एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज थे वो उन्होंने वेलकम किया, तालियां बजाई, लेकिन दोवल साहब उनके साथ पीछे चल के आ रहे थे। सो इट मीन्स कि ही इज द नंबर 2 या डेप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल शोल अगर कोई है तो वो दोवल साहब के पास। तो ये चीज़ है। लेट्स सी कि यहाँ से क्या निकलता है इस विजिट से, और क्या चीज़ें हैं इसमें, और हाउ मच दिस इज सिग्निफिकेंट, और ये हाउ इज इट इज गोइंग टू बी इन कमिंग डेज एंड टाइम्स, और कैसे चीज़ें चलती हैं। बट ये जो ऑस्ट्रिया का विजिट है, इट वाज बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग एक्ट था। इसीलिए मोदी साहब ने यहाँ पे आके ये कह दिया है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जंगों में मसले हल नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और ऑस्ट्रिया ने भी यूरोप का और नेटो का पैगाम मोदी साहब को दे दिया कि रोल अदा करो। ठीक है ना, ये चीज़।